नमस्ते बच्चों। पिछले 2 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन जो सभी प्रॉब्लम थी वो सभी अपनी सॉल्व हो गई है। अब अपनी क्लासें कंटिन्यू चलेगी और हमने एल्कोहल वाला चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर में अपनी 4 दिन की क्लास हो गई थी। अब बेटा बात क्या करें कि पड़ोस में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अभी शायद है, तो इस कारण से मैंने सोचा था कि क्लास कैंसिल कर लूँ, लेकिन बीच में हो सकती है कि थोड़ी बहुत आवाज़ आए तो उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोई बात नहीं, फिर भी हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे। ज़्यादा साउंड होगा तो 2 मिनट के लिए मैं रुक जाऊँगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक, आज का टॉपिक ये रहेगा आपका एल्कोहल के भौतिक गुण। टॉपिक का नाम क्या लिखा बेटा? एल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो बेटा एल्कोहल के भौतिक गुण की बात करेंगे तो इससे मैं पिछले वाले चैप्टर में जाना चाहूँगा 2 मिनट के लिए कि पिछले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 10 है। पिछले वाले चैप्टर की बात की थी, वहाँ हमने चैप्टर 10 पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आपको एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण करवाए थे। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, और मैंने आपको वहाँ साफ साफ कहा था कि जो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण है, इसी प्रकार से आप चैप्टर 11, 12 और 13 में भी हम इसी प्रकार हम भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो सेम उसी प्रकार से अगर जिस स्टूडेंट ने वहाँ पर ढंग से समझ लिया है उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा। इसके अलावा एक बात और विशेष करना चाहूँगा कि इस एल्कोहल के 4 भाग हो चुके हैं, मतलब 4 क्लास से हो चुकी है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। तो ये कुछ वीडियो मैंने ओपन नहीं थे, तो आज से आप इन चारों वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की है, तो वो इन जो 4 भाग है, चारों भाग 1, 2, 3, 4 इनको ज़रूर देख लें। अब आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे। तो बेटा एल्कोहल के भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बेटा आपके क्वथनांक। क्वथनांक, जिसको बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बात तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ाई है कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव है वो किस में परिवर्तित हो जाए? गैस में। वह टेम्परेचर, क्वथनांक क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, और ये बातें आप जानते भी हो। तो इसके बारे में हमें बात करनी है। हमें क्वथनांक का मतलब यहाँ पर कंपाउंड से है। अब अपना टॉपिक क्या है बेटा? एल्कोहल के भौतिक गुण। किसके गुण? एल्कोहल के भौतिक गुण। तो एल्कोहल की हम बात करें तो बेटा एल्कोहल को लिखने का तरीका क्या था? ROH। इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? एल्कोहल। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह। आर का मतलब एल्किल समूह है। और ये जो OH है इसको आप कौन सा ग्रुप बोलते हो? एल्कोहलिक समूह। एल्कोहल समूह है, ये क्रियात्मक समूह है। इसी कारण से इसको क्या क्रियात्मक समूह है। नाम क्या है इसका? एल्कोहल। तो ROH एल्किल, एल्कोहल की बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक के लिए बेटा मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि चलो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं पहले कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर, क्या लिखा है? एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है। क्या लिखा है? एल्कोहल का अणुभार
बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता है, क्योंकि वान डर वाल्स बलों के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि वान डर वाल्स बलों के मान में वृद्धि होती है। क्या लिखा बेटा, क्वथनांक। तो सीधी सी बात याद क्या रखनी है बेटा आपको कि क्वथनांक की जब हम बात करेंगे, तो मैंने पिछले वाली क्लास में भी बात की थी, फिर से रिपीट कर दूँ, एक ही बात दिमाग में होनी चाहिए कि जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अणुभार मॉलिक्यूलर वेट के समानुपाती होता है। क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि अणुभार का मान में वृद्धि होगी, अणुभार का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा, अणुभार का मान कम होगा तो क्वथनांक के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। इतनी बात समझते हो। अब अणुभार का मान कब बढ़ेगा, सीधी सी बात है बेटा, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा, कि जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उसका अणुभार उतना ज़्यादा होगा तो क्वथनांक का मान उतना ज़्यादा होगा। तो पहला पॉइंट हमने क्वथनांक के लिए क्या लिखा है कि एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है, क्योंकि अणुभार बढ़ने का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी, कार्बन की कंपाउंड की संख्या बढ़ेगी, और संख्या बढ़ेगी तो उसके अंदर वान डर वाल्स बलों के मान में वृद्धि होगी, जिससे क्वथनांक का मान बढ़ेगा। लेकिन अपने को मेन पॉइंट माइंड में आपकी एक ही बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वथनांक समानुपाती क्या होता है, अणुभार होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया CH3OH, CH3 CH2OH, फिर बात करें CH3 CH2 CH2OH। तो इसका नाम जानते हो, मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल और ये एन प्रोपिल एल्कोहल। तो अब सीधी सी बात है कि इसमें एक कार्बन की संख्या है, तीनों एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह तीनों में समान है। इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है और इसमें तीन कार्बन की संख्या है। और सीधी बात कही, कार्बन जितना ज़्यादा होगा अणुभार उतना ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों में किसका अणुभार ज़्यादा है, सबसे अधिक एन प्रोपिल एल्कोहल का। इसका अणुभार ज़्यादा है तो इसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो अगर इनको हम क्वथनांक के क्रम की बात करें तो ये हो गया कि इनमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका हो गया, नाम भी लिख दो अगर प्रॉब्लम आए तो, एन प्रोपिल एल्कोहल। इसका क्या नाम है बेटा, एथिल एल्कोहल। और इसका क्या नाम दिया, मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम आप सब जानते हो, आपने क्लास फर्स्ट में इसकी बात की थी, पहले वीडियो में इसकी ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा बात करें कि यहाँ माइंड में क्या रखना है, देखो तीनों एल्कोहल है वो तो कोई बात है नहीं। अब जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसका अणुभार ज़्यादा होगा, और जिसमें का अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। तो बात क्लियर है कि सबसे अधिक एल्कोहल इसका हो गया, सबसे अधिक क्वथनांक इसका हो गया, उससे कम एथिल एल्कोहल का और उससे कम मेथिल एल्कोहल का। इतना कहते बेटा समझ जाना क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करें हम, ठीक है। अब हम बात करें बेटा आगे, तो यहाँ तो हमने पढ़ा था कि क्वथनांक अणु समानुपाती अणुभार, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे एल्कोहल के जिनका अणुभार समान हो, जिनको हम बोलते हैं समावयवी एल्कोहल। समावयवी एल्कोहल। अब समावयवी एल्कोहल का मतलब क्या होगा बेटा कि जो समावयवी एल्कोहल होंगे उनके अणुभार समान होंगे। समावयवी एल्कोहल होंगे तो उनका अणुभार समान होगा, तो हम उसके क्वथनांक का पता कैसे लगाएं, क्रम कैसे डिसाइड करें। तो देखो बेटा सीधी सी बात एक सीखी थी
कि समावयवी एल्कोहल बोल दें या लिखा जाए कि जब अणुभार समान हो, तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा कि समावयवी एल्कोहल में, अब समावयवी एल्कोहल का मतलब अणुभार क्या होगा, समान होगा। अब समावयवी क्या होते हैं ये आपने चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 16 में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बात की थी, समावयवी या समावयवता क्या होती है। तो समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला अर्थात साइड चेन, समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने पर, पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने पर क्वथनांक के मान में कमी आती है। क्योंकि बेटा उसका क्या होगा कि जब साइड में श्रृंखला निकलेगी तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल है, वो कम हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वान डेर वाल्स बल का मान कम होगा, जिससे किसके मान में कमी आई है, क्वथनांक के मान में कमी आती है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर वान डेर वाल्स बलों के मान में कमी आती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने पर वान डेर वाल्स बलों के मान में कमी आती है। तो अब हम बात करें बेटा यहाँ से आपकी ये बात माइंड में आ गई होगी कि समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में क्या होगी, कमी। तो आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी नोट कर सकते हो बेटा कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला। तो बात कर लेना, याद कर लेना बिल्कुल कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखा है बेटा, पार्श्व श्रृंखला। तो अर्थात जितनी ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला होगी, साइड चेन होगी, उतना ज़्यादा उसका क्वथनांक है, उतना उसका क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साइड चेन, जैसे आपने याद हो तो मैंने 3 प्रकार के एल्कोहल पढ़ाए थे आपको, प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो बेटा तीनों एल्कोहल की तुलना करोगे तो प्राथमिक एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होगा जब समावयवी एल्कोहल है या अणुभार समान है, द्वितीयक एल्कोहल का उससे कम होगा और तृतीयक एल्कोहल का सबसे कम होगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे C4H9OH, ब्यूटिल एल्कोहल है, C4H9OH है, क्या है ये, कौन सा एल्कोहल है आपका, ब्यूटिल एल्कोहल। इसके मैं 3 एल्कोहल लिख रहा हूँ, एक तो मैंने लिख दिया बेटा CH3, CH2, CH2, CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH। एक मैंने इसका सेकेंडरी वाला बना लेते CH3, CH2, CH3OH, और एक हम लिख रहे हैं यहाँ पे CH3, CH3, CH3OH। तो आपको देखने में साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये कार्बन की सीधी श्रृंखला है, इसमें एक CH3 नीचे जुड़ा हुआ है और इसमें कितने, 2 CH3, एक नीचे और एक ऊपर। आपने क्या पढ़ा था कि जैसे ही पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो पार्श्व श्रृंखला क्वथनांक के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में कमी होगी। तो इसका नाम तो बेटा क्या है आपका, एन ब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम बेटा क्या है, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और इसका नाम क्या है बेटा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो इन तीनों में किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा,
जिसमें पार्श्व श्रृंखला सबसे कम होगी, इसका मतलब एन ब्यूटिल का, उससे कम द्वितीयक ब्यूटिल का और उससे कम तृतीयक ब्यूटिल का। इसके अलावा बेटा फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया था और उसमें हमने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण में हमने इनके बारे में बात की थी। सेम वही पॉइंट वहाँ हमने पढ़े थे, तो वहाँ से भी आप इसको देखकर समझ सकते हो। तो बेटा इसको नोट कर लें, साथ में नोट करते रहें। इसके बाद बेटा हम अब आगे बात करें कि काफ़ी दिनों से कुछ बातें थी, तो बेटा इस ऑनलाइन क्लास के लास्ट में आपसे संबंधित 2 इम्पोर्टेंट बातें मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा, तो लास्ट तक आप ये ऑनलाइन क्लास ज़रूर अटेंड करें। और इस ऑनलाइन क्लास के अंत में मैं आपसे 2 इम्पोर्टेंट बातें करूंगा। एक नोट संबंधी बात रहेगी, दूसरी बाद में बात करेंगे क्लास के लास्ट में। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बेटा इतना पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो क्वथनांक की थ्योरी है कि क्वथनांक क्या है, हमें कैसे याद करना, कैसे समझना, वो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कि सबसे पहले माइंड में आपको ये याद रखना, जरूरी नहीं है एल्कोहल हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, यहाँ ये बातें कन्फर्म होगी कि जो क्वथनांक है, क्वथनांक है वो उसके मोलिकुलर वेट अणुभार के समानुपाती होगी। और अणुभार किसके समानुपाती होगा? कार्बन श्रृंखला के। तो क्वथनांक कम, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, और अणुभार कब बढ़ेगा? जब कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी। क्लियर है? दूसरा पॉइंट आपको याद क्या करना बेटा कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला, क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला, क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती पार्श्व श्रृंखला, अर्थात पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में कमी होगी। और बेटा यहाँ पर अगर आपको कभी भी कोई एग्जाम्पल पूछा जाए इसका, इसमें तो कन्फर्म है, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, जहाँ कार्बन कम होगा वहाँ क्वथनांक कम होगा। यहाँ पर आप माइंड में एक बात सेटल कर लेना जो मैं लिख रहा हूँ कि आपने जैसे ब्यूटिल था, ये किसी की भी बात करें, एक तो आपने बनाया था एन वाला रूप, एक आपने लिखा था आइसो, एक आपने लिखा था सेकेंडरी द्वितीयक, और एक आपने लिखा था टर्सरी। याद है कि ब्यूटिल में 4 रूप बनाए थे, एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्सरी ब्यूटिल। एन ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये चलो हिंदी में मैं साथ में पूरा नाम लिख सकता हूँ कि एन ब्यूटिल एल्कोहल। दूसरा हम बात करें आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और इसके लास्ट में बात करते बेटा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो बेटा सीधे से माइंड में क्लियर कर लेना कि चाहे कोई भी कंपाउंड हो, क्रम ये रहेगा कि क्वथनांक की बात करते हैं तो इन चारों में सदैव एन ब्यूटिल एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होगा, उससे कम आइसो ब्यूटिल का होगा, उससे कम द्वितीयक ब्यूटिल का होगा, और सबसे कम टर्सरी ब्यूटिल या तृतीयक ब्यूटिल का होगा। इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, माइंड में अपने बिठा लेना। बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा बिल्कुल कि एन ब्यूटिल एल्कोहल, तो कोई भी कंपाउंड हो, अब जैसे अगर आपको एन और आइसोप्रोपिल दे दें, एन प्रोपिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तो याद कर लेना कि एन और आइसो में, तो ये ऊपर वाली माइंड में आपकी बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ लिखी है कि अगर अणुभार समान हो, कंडीशन पहले लगो बेटा, अणुभार क्या हो? समान हो। यदि अणुभार समान हो तो माइंड में बात क्लियर होना चाहिए सबसे अधिक किसका हुआ? एन का, उससे कम आइसो का, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम टर्सरी। तो उम्मीद है बेटा कि इतना बताने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसको मैं लिख दूं
कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा बोर्ड पे पहले कि क्या है, एल्कोहल का क्वथनांक, क्या लिखा है, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर, और लिख दो लास्ट में एक और, कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर और कार्बोनिल समूह से अधिक होता है, क्यों? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब बेटा एक बात यहाँ पे बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन को लिखने का तरीका क्या बेटा, RH। हाइड्रोकार्बन को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, RH से। एल्किल हैलाइड को RX से। ईथर को आप कमेंट्स में बता दीजिए कि ईथर को हम किससे लिखेंगे बेटा, ईथर को लिखेंगे ROR से। ईथर को ROR से। और कार्बोनिल में क्या था, C डबल बॉन्ड O। अब एक तरफ H है तो एल्डिहाइड और दोनों तरफ R है तो एल्कोहल, सॉरी क्या होगा, कीटोन। तो मतलब अगर अणुभार समान है तो जो एल्कोहल का क्वथनांक है वो हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड ईथर और कार्बोनिल समूह से अधिक होता है, क्यों? इसका रीजन की बात करें, क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। तो बेटा हम एल्कोहल को लिखते तो हमने अभी बात की थी कि एल्कोहल को आप कैसे लिखते हो, ROH से। ROH का मतलब एल्कोहल है। इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ तो यहाँ पे HOR, एक ही बात है, ये H फिर OR। अब बेटा इससे कोई फिट नहीं, इस R को मैंने नीचे लिखा है, चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, फिर HOR, यहाँ पे HOR, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई। अब इसको बताने से पहले हम एक शब्द बात करते हैं, H बंध। क्या बोलते बेटा इसको, हाइड्रोजन बंध। H बंध या हाइड्रोजन बंध 11th क्लास में आपने बिल्कुल डिटेल से पढ़ा होगा। अब बहुत से बच्चे बेटा क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य वाले बंध को H बंध मान लेते। बेटा ये H बंध नहीं होता है। हाइड्रोजन बंध या H बंध कब बनेगा, जब हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, शॉर्ट में याद कर लेना FON, FON, फोन। जब हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य आ जाता है, तो हाइड्रोजन और इन परमाणुओं के मध्य एक डैश डैश वाला बंध बनता है। ये तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन, ये नहीं, डैश डैश, इस प्रकार से एक डैश डैश वाला बंध बनता है। उस बंध को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। देखो यहाँ पे, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन, तो इसमें बंध है और इसमें बंध है, लेकिन इन दोनों के मध्य बंध नहीं है। अब इस हाइड्रोजन को गौर से देखो, इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक ये डैश वाला बंध बन जाता है। इस बंध को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। और बेटा हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, कमेंट्स में बता देना, क्योंकि 11th की चीज़ें तो उम्मीद करूँगा इतना तो आपको आता होगा कि हाइड्रोजन बंध है वो कौन कौन से दो होते हैं। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, तो इनमें से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा बंध होता है बेटा, आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ से आपकी बात में समझ में आएगी कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध बनता है,
अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इसी बंध के कारण, आंसर यही बेटा, इसी बंध के कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले ये जितने भी कंपाउंड लिखे इन सबसे अधिक होता है। तो इसको हम अगर इस प्रकार से चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर आप आंसर लिखना चाहो, इसका आप आंसर लिखना चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य, एल्कोहल के अणुओं के मध्य, एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे क्या होगा कि बेटा ये अणु हैं वो पास पास जुड़ जाएंगे और इनके मध्य के बंध को तोड़ने के लिए आपको ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो सीधा सा आंसर आपको ये लिखना है बस कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण, अब ये लैंग्वेज बोल सकते हो, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर और कार्बोनिल समूह से अधिक होता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने लिख दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये अगर नज़र आता है एग्जाम में तो कहीं आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे से नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो बेटा हमने यहाँ पर क्वथनांक पढ़ लिया कि क्वथनांक पर एल्कोहल के भौतिक गुण में क्वथनांक किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है और क्वथनांक का मान कब घटेगा और कब बढ़ेगा। बेटा इसके मैं आपको 2 सवाल यहाँ करवा रहा हूँ, तो सब के सब स्टूडेंट नोटबुक और अपना पेन लेकर बिल्कुल रेडी रहें। मैं सवाल लिखूँगा, उसके बाद आपको कहूँगा आंसर, तो जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करना। तो बड़े क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं कि बिना क्वेश्चन के लिए अपने समझ नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न समूहों को या निम्न यौगिकों को या निम्न समूहों के यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्वथनांक के, याद रखना कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। निम्न समूह के यौगिकों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में या वृद्धि करते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंपाउंड कौन से लिख देता बेटा, पेंटेन 1 ऑल, पहला सवाल है पेंटेन 1 ऑल, फिर दिया है ब्यूटेन 1 ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मेथेनॉल। ये बेटा बिल्कुल शुद्ध दिए, बिल्कुल सीधा सवाल दिया है कि आपको 5 कंपाउंड दे दिए, पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, एथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मेथेनॉल, क्रम जैसा लिखा हुआ है। दूसरा इसमें दूसरे कंपाउंड की बात करें, नंबर 2 पे दिया आपका पेंटेन 1 ऑल एन ब्यूटेन पेंटेनेल और एथोक्सी एथेन। ये बड़ा इत्तेफाक है आपका। तो जैसे भी आपको आए कोशिश करो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो जैसे भी आपको ये सवाल आ रहा है वैसे करने की कोशिश करें। अब देखो बेटा, जिसको करना था वो कर लिया, अब जिन्होंने नहीं कर पाए वो समझने की कोशिश करना। कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा हुआ होगा आपके। बेटा ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता आपको। अब समझना, अब स्टॉप कर लो, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा साफ बात है, वन ऑल, 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 सबके नाम के अंत में ऑल आ रहा है। और बेटा ऑल किसका अनुलग्न है? एल्कोहल का। एल्कोहल का आईपीएसी अनुलग्न ऑल है, तो सब एल्कोहल है। अब देखो सीधी बात है बेटा, नाम से क्या लिख रहा हूँ? पेंटेन 5 कार्बन है, ब्यूटेन 4 कार्बन है, एथेन 2 कार्बन है, प्रोपेन 3 कार्बन है और मेथेन 1 कार्बन है। तो आपने क्या पढ़ा था बेटा? अभी पढ़ा था कि क्वथनांक समानुपाती अणुभार। क्वथनांक समानुपाती अणुभार अर्थात अणुभार होता है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणुभार बढ़ेगा। तो हमें पता है कि सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? पेंटेन 1 ऑल का होगा। तो यानी लिख रहा हूं मैं बेटा, पेंटेन 1 ऑल। इसके पश्चात देखो बेटा, इसके बाद उससे कम कार्बन है ब्यूटेन का, तो नंबर 2 पे आ जाएगा इस क्रम में ब्यूटेन 1 ऑल। अब देखो ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है। अब 4 से देखो बेटा कितना कार्बन? 3 कार्बन वाला, तो यहां हम लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑल। उसके बाद 2 कार्बन का एथेनॉल और उससे भी कम मेथेनॉल। तो ये क्रम हो गया। अब आप में से आधे बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन आएगा कि सर इस निशान को मैं ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, ये समझ ही नहीं पाते। तो समझना कि देखो बेटा, इसमें एरिया बड़ा है, इसमें एरिया छोटा है, तो जो बड़ा होगा वो इधर आएगा और ये नोक से बिल्कुल छोटी है। याद करने के तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरिया बड़ा है, ये ऐसा मान लो कि इसका मुख बड़ा है, तो इधर जो होगा वो बड़ा होगा और इसकी नोक एकदम छोटी सी एकदम, तो इस यहाँ जो होगा वो छोटा होगा। तो अब देखो पेंटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल में किसका क्वथनांक अधिक है? तो पेंटेन 1 ऑल का। तो क्रम ये हो गया। तो उम्मीद है इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात और बेटा, कि बार बार रिपीट करना जितना टाइम नहीं बेटा इस ऑनलाइन क्लास में। तो अब यहाँ इतना लिखने के बाद आपको ये देख लेना कि ये बढ़ता हुआ क्रम है या घटता हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाल में क्या पूछा है बेटा? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब मैंने जो क्रम लिखा वो तो आप जान गए कि कौन सा क्रम है। तो अब देखो बेटा, इधर पेंटेन का अधिक है, पेंटेन 1 ऑल का अधिक है, ब्यूटेन का उससे कम, प्रोपेन का उससे कम, एथेनॉल का उससे कम और मेथेनॉल का। तो आप ज़्यादा की तरफ गए हो या कम की तरफ? कमेंट्स में जरूर बता देना कि जब आप इधर से लिखोगे क्वथनांक का क्रम, किसका क्रम? क्वथनांक का, तो इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, इसका उससे कम, इसका उससे कम। तो देखने में साफ पता चल रहा है कि जो क्रम है वो किधर है? नीचे की ओर है, अर्थात क्वथनांक में कमी हो रही है। जबकि हमें कौन सा क्रम लिखना है? क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। इसका मतलब है कि आपको इसको जस्ट उल्टा करके लिखना होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में पूछा और इसको ऐसा करके आगे बेटा 1 नंबर का सवाल आता है एग्जाम में और उसने बढ़ता हुआ क्रम पूछा तो आपको बढ़ता हुआ लिखना है। घटता हुआ लिख कर आगे तो ये सोचोगे सर 1 की जगह आधा नंबर। बेटा कुछ नहीं, 0 तो 0 मिलेगा पूरा। एग्जैक्ट सही होने पर ही नंबर आएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला। तो हम बात करें आगे बेटा इसके बारे में। तो अब देखो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम देखो यहाँ से आगे बात करते हैं। तो इसको बढ़ता हुआ क्रम लिखने का मतलब हुआ कि इसको उल्टा लिखना। तो उल्टा लिखने का मतलब क्या लिखेंगे? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। ये प्रोपेन 1 ऑल को क्या बोल सकते हो आप? 1 प्रोपेनॉल।
ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्रोपेनॉल। सिखाया था आपको कैसे नाम लिखते हैं, क्या लिख सकते हो 1 ब्यूटेनॉल और 1 पेंटेनॉल। तो इन सब में सबसे अब ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। इन दोनों में किसका अधिक है, एथेनॉल का, इनमें प्रोपेनॉल का, तो बढ़ते हुए क्रम में हो गया। अब बेटा अगला आ जाओ। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सवाल बिल्कुल प्रैक्टिस करवा दिया आपको। अब देखो पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनेल और एथोक्सी एथेन। तो बेटा यहाँ तो पहले ये पहचान करेगी करना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ कौन, इनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि इनमें कौन सा क्रियात्मक समूह है उपस्थित है। तो देखो पेंटेन 1 ऑल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH2 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 CH2OH हो गया। ब्यूटेन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेन। और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लिखा है, पेंटेनेल। अब बेटा पेंटेनेल का मतलब एल आ रहा बेटा, देखो शब्द क्या दिया, पेंटेनेल। पेंटेनेल तो नेल में एल शब्द आ रहा है बेटा। एल अनुलग्न किसका होता है, याद हो तो एल एल्डिहाइड का। जो एल अनुलग्न होता है 5 कार्बन की श्रृंखला होगी और इस लास्ट में अनुलग्न है एल। तो एल अनुलग्न, ये जो एल अनुलग्न लिखा है बेटा वो किसका होता है, एल्डिहाइड का। अब फॉर्मूला आगे आएगा नहीं तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसका एल्डिहाइड का, CH3 CH2 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 CH2। अब देखो एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन। बेटा ये एथोक्सी एथेन क्या, इथर है बेटा। इथर का नामकरण इसी प्रकार से लिखा जाता है। एल्कोहल पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे, फिनॉल के बाद हम इथर के नामकरण की जरूर बात करेंगे, तो वह हम डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एथोक्सी एथेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है C2H5, एथोक्सी O और एथेन का मतलब CH2 CH3। और इस एथोक्सी को चाहो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो CH3 CH2। तो ये चारों कंपाउंड का मैंने फॉर्मूला लिखा दिया आपको। बेटा इस ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ जिससे ये कंफर्टेबल मैं यहाँ लिख सकूँ, कि ऊपर अब स्पेस नहीं बचा है तो इसको मिटा रहा हूँ बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब बेटा यहाँ पर मैंने आपको अभी ये बताया था OH है तो ये तो एल्कोहल हो गया कि एल्कोहल का क्वथनांक इन सबसे अधिक होता है। इन सबसे ये क्या है, देखो एन ब्यूटेन, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, हाइड्रोकार्बन। ये कौन सा कंपाउंड हुआ बेटा, एल्कोहल। ये कौन सा कंपाउंड हो गया आपका, एल्डिहाइड अर्थात कार्बोनिल। और ये हो गया आपका इथर। आज आधे बच्चों के ऊपर से चला जाएगा बेटा, नहीं समझ में आया और ऊपर से अगर ये केमिस्ट्री जाए तो उसको पकड़ के खींच लेना, जाने मत देना कहीं पे। कि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि बेटा कि सर ऊपर से चलेगी, तो ऊपर से बेटा जाने क्यों दे, तो पकड़ो और खींच लो, अपने पास रखो, ऊपर से नहीं जाने देनी केमिस्ट्री को। बेटा कुछ नहीं, एकदम इजी तरीके से बताया और आप वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बार बार वाली प्रॉब्लम है क्योंकि क्लास में केवल वीडियो, आप जिस समय ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो उसी समय आपको ये वीडियो अवेलेबल होती है, उसके बाद ये वीडियो आपको नज़र नहीं आती है। हाँ पिछली कुछ वीडियो जरूर मैंने 2-3 दिन क्लास नहीं हुई थी, इस कारण से उनको ओपन कर दिया था जिससे कि आप उनको बैठ के देख सकें। तो बेटा अब इस पर बात करें आगे। तो बेटा एक क्रम बता रहा हूँ इन चारों का, याद कर लेना, उसी से अपना आंसर हो जाएगा। कि क्या लिखा बेटा, हाइड्रोकार्बन, उसके बाद ईथर, नजर आ रहा है बेटा बिल्कुल, एल्डिहाइड और एल्कोहल। अगर बेटा चारों में, अगर चारों की बात करें, अगर चारों के अंदर अणुभार समान हो तो याद कर लेना कि इन सब में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, एल्कोहल का।
उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। तो ये क्रम तो इतना तो याद कर सकते हो आप कि इसका क्रम क्या है कि अगर ये कंपाउंड हो तो इन सब में सबसे अधिक किसका होगा, एल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का और उससे कम हाइड्रोकार्बन का। तो अब सीधी सी बात है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो एल्कोहल का सबसे अधिक होगा, तो इसी अकॉर्डिंग इनको सेट कर लें। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है आपके पास, एन ब्यूटेन, तो यहाँ लिख दो एन ब्यूटेन। ईथर के रूप में क्या है, एथोक्सी एथेन। ईथर के रूप में क्या बेटा, एथोक्सी एथेन। इसके बाद एल्डिहाइड में क्या है बेटा, पेंटेनेल। एल्डिहाइड में क्या है, पेंटेनेल। और उसके बाद लास्ट में एल्कोहल में क्या है, पेंटेन वन ओल, जिसको आप क्या लिख सकते हो, वन पेंटेओल। तो वन पेंटेनोल। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। क्रम याद कर लेना कि अगर इस प्रकार के 4 कंपाउंड हो तो उनमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा, एल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, उससे कम हाइड्रोकार्बन का। तो बेटा ये इनका क्रम है, इसको नोट कर लें। फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो आगे बात करें बेटा, अब क्वथनांक के बाद बेटा जो अगला भौतिक गुण की बात करते हैं वो टॉपिक आता है आपका विलेयता सॉल्युबिलिटी। 1 मिनट के लिए बेटा, क्या लिखा बेटा, विलेयता सॉल्युबिलिटी। बेटा यहाँ से एक बात याद करना कि क्वथनांक समझ में आ गया। विलेयता होती है, कोई लॉजिक तो नहीं क्वथनांक के लिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने क्वथनांक को समझा उसका जस्ट विलेयता होगी। अर्थात कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है तो क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी, लेकिन विलेयता के मान में कमी होगी। पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होती है तो क्वथनांक में कमी होती है। पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होती है, क्वथनांक में कमी होती है, लेकिन विलेयता बढ़ेगी। तो जहाँ पर क्वथनांक बढ़ रहा है वहाँ तो विलेयता कम हो जाएगी, और जहाँ क्वथनांक कम होता है वहाँ पर विलेयता बढ़ जाती है। कोई लॉजिक नहीं, कोई टर्म्स नहीं आपस में, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी। सबसे पहली बात हम बात कर लें कि बेटा अगर कोई भी चीज़ जल में विलय, विलेयता का मतलब क्या बेटा, जल में विलय से यदि कोई भी चीज़ जल में विलय है तो वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, तो सीधा आंसर एक ही लिखोगे कि जो एल्कोहल है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसी के साथ बेटा एक बात याद आ गई पढ़ाते पढ़ाते कि 2 दिन से क्लास हुई नहीं थी। संडे वाले दिन मैंने आपको मॉर्निंग में एक मैसेज भेजा था, और मैसेज में ये कहा था कि इसको आप सेंड करना और ये बताना कि शाम तक कितने लोगों ने इस पर क्या रिएक्शन दी थी। याद होगा बिल्कुल, ग्रुप में आप चेक कर लेना, 2 दिन में मेरा भेजा हुआ था। लेकिन मैंने ये नोट किया कि मेरे कहने पर 1 या 2 बच्चों का रिस्पॉन्स आया कि सर हमने आपका इतना काम किया, बाकी किसी स्टूडेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया उस मामले में। बेटा पिछले 1.5-2 महीने से मैं कंटिन्यू आपके लिए ऑनलाइन क्लास, फ्री केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ, और बहुत इसमें अपना टाइम लगता है, लेकिन छोटा मोटा काम तो मैं आपसे भी उम्मीद कर सकता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि जो काम मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, किसी का रिप्लाई आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो आज उस पर विशेष ध्यान दे कि ग्रुप में मैसेज किया हुआ, तो आप सब जानते हो क्या मैसेज था। अब आते टॉपिक पे बेटा कि विलेयता की बात कर रहे हैं। तो बेटा पहली बात तो याद कर लेना कि कार्बन के प्रथम 3 सदस्य, एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल किसमें जल में विलय होते हैं। तो लिख सकते हो कि एल्कोहल के
प्रथम 3 सदस्य जल में विलय होते हैं, उसके बाद बेटा विलयता धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो यहाँ से आपकी सिद्धि मान, अब क्या लिखा है, एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में विलय होते हैं। अब जल में एल्कोहल विलय है तो एक रीजन है, वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाता है, वो जल के अणुओं के साथ क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। जल के अणुओं के साथ क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो आप यहाँ पे ये बात लिख सकते हो कि एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में विलय होते हैं क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो पहली बात तो सीखनी पड़ेगी कि एल्कोहल है वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से बनाता है। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि एल्कोहल के प्रथम 3 सदस्य जल में विलय होते हैं क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अब बेटा समझना हाइड्रोजन बंध कैसे, एल्कोहल को आप क्या लिखते हो बेटा, ROH, और जल को क्या लिखते हो, HOH। बेटा लिखने का तरीका सीखना, कैसे लिख रहा हूँ मैं, ये H, ये O, ये H, जल का अणु। अब लिखो H O और यहाँ पर H, आगे H, फिर क्या बेटा O। अब बेटा वो अपनी इच्छा की इस आर को मैं नीचे लिखूँ या आर ऊपर, तो ऊपर लिख देता हूँ कि समझ में आ जाएगी ये एल्कोहल है। फिर जल का अणु लिख दिया ऐसे HOH, फिर एल्कोहल HOR। इस प्रकार से आगे बहुत सारे अणु होंगे। अब देखो इस हाइड्रोजन के दोनों ओर ऑक्सीजन आ गए, तो यहाँ पर ये कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध जब बनेगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ किसका बंध बना बेटा आपका, ये तो एल्कोहल हो गया, ये जल हो गया, और इन दोनों के मध्य ये कौन सा बंध बन गया बेटा आपका, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। तो सीधी सी बात है, एक ही माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एल्कोहल जल में विलय होता है क्योंकि एल्कोहल जल के अणुओं के साथ अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है बेटा, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। इसके बाद आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि एल्कोहल के अणुभार में वृद्धि होगी। अणुभार में वृद्धि होने का मतलब है कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी, और कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, जिससे विलेयता क्या होगी, कम होगी, जिससे विलेयता क्या होगी। तो लिख लो, क्या लिख सकते हो कि एल्कोहल का अणुभार, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है। कदर कार्बन की श्रृंखला, अणुभार का मतलब कार्बन की श्रृंखला, तो कार्बन की श्रृंखला, एल्कोहल में कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी या एल्कोहल का अणुभार, तो एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है क्योंकि अणुभार बढ़ने पर एल्किल समूह, किसे लिखते हो, R-, एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। अब बेटा क्या होगा कि इस R का मान बढ़ेगा तो जल के अणु, R का मान बढ़ेगा तो जल का अणु और एल्कोहल का अणु है, जल का अणु और एल्कोहल का अणु है, उनके मध्य गैप बढ़ेगा तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो सीधी सी बात याद करनी है कि कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि हो गई है, यदि कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि हो गई है तो विलेयता में क्या होगी बेटा, कमी होगी, विलेयता में कमी होगी। तो इसके लिए हम एक यहाँ से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
जैसे CH3OH, CH3CH2OH, और यहाँ लिख रहा हूँ बेटा CH3CH2CH2OH। क्लियर? अगर इन तीनों की बात करें तो बेटा पहले क्वथनांक समझा रहा हूँ। क्वथनांक तो सबसे अधिक किसका होगा? जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा। और विलेयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसमें कार्बन कम होगा। तो क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक सबसे अधिक किसका होगा बेटा? CH3OH का, उससे कम इसका, उससे कम इसका। अर्थात कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो विलेयता में कमी आएगी। कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो विलेयता में कमी आएगी। तो उम्मीद है बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करें इसी में कि जब पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि हो, किस में बेटा? जब पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होती है तब क्या कंडीशन होगी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। किसकी बात करें बेटा? पार्श्व श्रृंखला, जस्ट उल्टा कि पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होगी तो एल्कोहल की विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। क्वथनांक के लिए जस्ट बेटा उल्टी बात थी, लेकिन यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि समावयवी एल्कोहल में, समावयवी एल्कोहल का मतलब बेटा अणुभार समान। तो समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर, समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने, समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। और ये आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला किस में होगी? कमेंट से बता देना। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में, तीनों में सबसे अधिक पार्श्व श्रृंखला साइड चेन कौन से एल्कोहल में होगी? कमेंट्स में बेटा जरूर बता दें। तो इसके लिए आपको याद रखना कि समावयवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर उसकी विलेयता में क्या होती है बेटा? वृद्धि होती है। तो इसके लिए अगर आप एक एग्जाम्पल समझना चाहो तो हम समझ सकते हैं। और बेटा मैंने सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्यूटिल वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो 4 ब्यूटिल लिख रहा हूँ, यहाँ पे याद कर लेना। CH3, CH2, CH2, CH2OH। क्या नाम है बेटा इसका? एन ब्यूटिल एल्कोहल। फिर लिखिए बेटा CH3, CH, CH3, CH2OH। क्या नाम बेटा इसका? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इसके बाद बेटा बात करें CH3, CH2, ये CH, CH3OH। क्या नाम बेटा इसका? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। CH3, CH3, CH3OH। क्या नाम होगा इसका बेटा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तो बेटा सबसे ज़्यादा साइड चेन इसमें होगी, उससे कम इसमें। और यहाँ कंडीशन ध्यान रखना कि एन और आइसो में विलेयता ज़्यादा किसकी होगी? आइसो की होगी। और क्वथनांक की बात करें तो इसकी क्रम लिखाया था, वो क्रम वो का वही है, बस जैसे उल्टा है। तो अगर इन चारों में बात करें तो सबसे अधिक विलेयता बेटा किसकी होगी? इन चारों की बात करें तो सबसे अधिक विलेयता किसकी होगी बेटा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की, उससे कम द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल की, उससे कम आइसो ब्यूटिल एल्कोहल की, और सबसे कम एन ब्यूटिल एल्कोहल की। तो बेटा ये था एल्कोहल के भौतिक गुणों में हमने विलेयता की बात की है। इसके बाद बेटा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर इसी को समझना तो आप इससे ये समझ लें कि एल्कोहल को आप कैसे लिखोगे? ROH से। एल्कोहल को आप किससे लिखोगे बेटा? ROH से। एल्कोहल को आप रिप्रेजेंट किससे करोगे? ROH से। तो इसमें जो OH होता है, एल्कोहलिक समूह होता है, ये बेटा जल में विलय होता है। जल में विलय होने का मतलब क्या होता है?
जल स्नेही होता है, और जो आर समूह होता है वो बेटा जल विरोधी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा जल विरोधी, तो विलेयता कम होगी। अगर जैसे जैसे आर का मान बढ़े तो विलेयता कम होगी। और यदि OH समूह की संख्या बढ़े, OH क्या होता है, जल स्नेही होता है, तो यदि OH समूह की संख्या बढ़े तो विलेयता ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक तो मैंने लिखा बेटा CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल, CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, और एक होता है बेटा आपका CH2CH2OH और OH। बेटा कमेंट्स में नाम, भाग 1 में हमने इसके बारे में बात की थी, क्या नाम था इसका, कमेंट्स बेटा जल्दी से। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसमें OH 2 है, इसका नाम आप जानते हैं एथिल एल्कोहल। तो इन दोनों में से अधिक विलेय कौन सा होगा जल में, एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि इसमें OH समूह की संख्या ज़्यादा है। तो बेटा सीधा से यहाँ से मैंने एक ही सेंस समझा कि OH जो होता है वो जल स्नेही होता है, और OH समूह की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, OH समूह की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड उतना अधिक जल में विलय होगा। तो बेटा इसको नोट कर लें, उसके बाद अपनी इसमें नेक्स्ट अगले वाले टॉपिक की बात करते हैं। हो गया बेटा, अब जो बात करें आगे। तो बेटा ये पढ़े थे आपने एल्कोहल के भौतिक गुण, मैंने बिल्कुल डिटेल से समझा दिए हैं। इसी प्रकार से जैसे अब पढ़ा है ऐसा का ऐसा अगला चैप्टर में आ गया और उससे अगला चैप्टर में आएगा। तो इसको आप अगर 2 या 3 बार देख लोगे, 2 या 3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये आपको आगे ऑनलाइन मिलेगा ना मिलेगा, वो तो बेटा कंडीशन बताएगी आपको। अब हम बात करें आगे, अगला जो टॉपिक आता है इसमें आता है बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वो है एल्कोहल के रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो बेटा ये लिख रहा हूँ, एल्कोहल के रासायनिक गुण, लिखना चाहें तो बेटा इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अब बेटा मैंने पहले भी कहा कि रासायनिक गुण की बात करते हैं तो इसका मतलब उस कंपाउंड के हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। रासायनिक गुण की बात करेंगे तो हम उस कंपाउंड में रासायनिक गुणों की बात करेंगे। रासायनिक गुण का मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो एल्कोहल है उसमें 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है अलग अलग प्रकार से, जिसमें बंध पर निर्भर करेगी। तो एल्कोहल में जो बंध है वो किस प्रकार से टूटता है, तो इसके आधार पर अभिक्रियाओं को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में बेटा, 4 प्रकार से। तो हम बात करें बेटा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले किस प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें, अब देखो कोई भी एल्कोहल होगा, एल्कोहल का मतलब OH, और ये किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से। तो इसको आप चाहो तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो एल्कोहल को। तो यहाँ लिख रहा हूँ ये, अब मैंने ये लिख दिया एल्कोहल। बेटा पहले तो हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें बंध है O और H के मध्य से टूटेगा। बंध कहाँ से टूटेगा, O और H के मध्य से। तो मतलब H प्लस हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी होगी कि COH बंध विदलन, विदलन का मतलब बेटा टूटना, विदलन के कारण अभिक्रिया। तो पहले हम उन अभिक्रियाओं की बात करेंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटेगा। दूसरी रिएक्शन बेटा
अब इससे एक कदम आगे आ जाओ, तो अब इस बार बंध कहाँ से टूटेगा बेटा? समझ गए? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। बंध कहाँ से टूटेगा बेटा? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध तो लिखेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य के बंध विदलन के कारण अभिक्रिया। दो अभिक्रिया हो गई। पहले वाली अभिक्रिया में हम वो अभिक्रिया पढ़ेंगे जिनमें बंध कहाँ से टूटेगा बेटा? और एस से, और वहाँ हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा। दूसरी वाली अभिक्रिया में बंध टूटेगा सी और ओ के मध्य, तो बाहर क्या निकलेगा? OH हाइड्रोक्सिल समूह। और तीसरी अभिक्रिया बेटा वो होगी जिनमें एल्किल और OH को बोलते हो हाइड्रोक्सिल समूह है, दोनों भाग लें कि कार्बन की श्रृंखला भी भाग लेगी और जो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है वो भी भाग ले। तो दूसरी अभिक्रिया, तीसरी प्रकार की अभिक्रिया में विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें आपका एल्किल, आपका क्या बेटा? एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह है, वो दोनों भाग लेते हैं। चौथी अभिक्रिया बेटा, चौथी अभिक्रिया वो इससे देखो, ये आपका एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6। बंध बनाने में कितने भाग लिए? 2। कितने बच गए? 4। और 4 का मतलब बेटा कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। नजर नहीं तो बोलो, 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2। तो हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया, हाइड्रोक्सिल समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, तो लिख दो यहाँ पे, हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। तो इस प्रकार से हम जब एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो इन चारों अभिक्रियाओं की बारे में बात करेंगे। अब बेटा हम बात करते हैं कि टॉपिक है, बड़ा है, हो नहीं पाएगा, तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे। बेटा सबसे पहले बात तो आप ये रखना कि अब से अपनी क्लास की जो टाइमिंग है 8 से 9, तो कोशिश करूँगा कि अपनी क्लास कम से कम 1 घंटे और 1 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, जिससे अपना जो सिलेबस है वो काफ़ी कवर हो जाए। दूसरी बात बेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मेरा आप सभी को पता था कि फ़ोन ख़राब हो गया था, और फ़ोन ख़राब होने के कारण मैंने आप सबको नोट्स के लिए मना कर दिया था कि मैं नोट्स किसी प्रकार से सेंड नहीं करने वाला। अब बेटा एक चीज़ है कि मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी नोट्स के लिए, कि बेटा सीधी सी बात है कि अब से आपको नोट्स है वो डेली सेंड किए जाएंगे। डेली सेंड का मतलब होता है कि जितना मैंने पढ़ाया है और उस पढ़ाने के बाद जिस बच्चे ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की है उसको डेली के नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। पूरे चैप्टर के एक साथ नहीं मिलेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास समाप्त होने के बाद आपको करना क्या है, जब भी अपनी क्लास समाप्त हो जाए, क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद, ऐसा नहीं कि क्लास तो समाप्त हुई है 9 बजे, आप मुझे मैसेज करो बेटा 9:30-10 बजे आइडिया से, तो क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आप मुझे मैसेज कर देना, और जितना पार्ट मैंने पढ़ाया उसका वीडियो, उनके नोट्स मैं सेंड कर दूँगा। और ये नहीं कि आज का पढ़ाई मैंने आज सेंड किया तो कल परसों 2-3 या 3 दिन बाद आप अगर आप उस हिस्से के नोट्स मांगोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चों की संख्या काफ़ी हो जाती है, सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरीका कि क्लास अटेंड होने के तुरंत बाद आप मुझे मैसेज कर देना, जिससे मैं आपको नोट सेंड कर सकूँ। इसके अलावा बेटा एक दूसरी बात है कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं और एक ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी दिनों से बच्चे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री समझ में भी आ रही है, यहाँ से अब कमेंट्स में आने लग जाए यस सर, तो बेटा एक ही आंसर पढ़ाता कौन है? चलो ये तो मजाक की बात है, इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाता मैं जितना आप सोचते हो। तो बेटा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफलाइन में आप क्या करते हो, लिखते हो, क्लास में टीचर ने बोला हाँ बेटा लिखो तो आप लिखते हो, और ऑनलाइन में केवल आप वीडियो देखने की कोशिश करते हो। और बेटा अगर केवल वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि चलो मैं
क्लास समाप्त होने के बाद उसके नोट सेंड कर दूंगा। लेकिन आपको इतना ज़रूर करना है कि जब भी आप क्लास हो तो एक रफ नोटबुक ले और पेन ले, जिसको रफली आप नोट करते रहें। तो रफली नोट करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त है। कल से अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी।